हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर के जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरोना रेडिएटा का स्पर्म। ये सही मेल नहीं है क्योंकि कोरोना रेडिएटा स्पर्म से संबंधित नहीं है बल्कि कोशिकाओं की एक परत है जो अंडाणु को घेरे रहती है। कोरोना रेडिएटा अंडाणु को सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है और केवल एक शुक्राणु को जोना पेल्यूसिडा में प्रवेश करने की अनुमति देकर निषेचन प्रक्रिया में मदद करती है, जबकि शुक्राणु पुरुष प्रजनन कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। एक बच्चे का जन्म तब होता है जब अंडाणु बाह्य रूप से निषेचित होता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। अंडाणु को बाह्य रूप से निषेचित किया जाता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे आईवीएफ के रूप में भी जाना जाता है, और शरीर के बाहर एक अंडे को निषेचित करना और फिर परिणामी भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित करना शामिल है। इस पद्धति का प्रयोग तब किया जाता है जब प्राकृतिक गर्भाधान कठिन होता है। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला आर। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीटीन। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र पॉलीटीन गुणसूत्र हैं। ये विशेष गुणसूत्र एंडोरेप्लिकेशन नामक एक प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसके परिणामस्वरूप डीएनए रज्जु की कई प्रतियां समानांतर में संरेखित हो जाती हैं, जिससे विशिष्ट बॉन्डिंग पैटर्न बनता है। पॉलीटीन गुणसूत्र अपने बड़े आकार और दृश्य संरचना के कारण आनुवंशिक अनुसंधान में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, जो जीन अभिव्यक्ति और उत्परिवर्तन के अध्ययन में सहायता करते हैं। लैंप ब्रश गुणसूत्र बड़े विस्तारित गुणसूत्र हैं जो कुछ जानवरों, विशेषकर उभयचरों के अंडाणु के केंद्रक में पाए जाते हैं। अधिसंख्य गुणसूत्र किसी प्रजाति के गुणसूत्रों के सामान्य से सेट से परे अतिरिक्त गुणसूत्र होते हैं। इनकी उपस्थिति विभिन्न आनुवंशिक विकारों को जन्म दे सकती है। अगला प्रश्न है, इन द F2 जनरेशन 9:7 रेशियो रिप्रेजेंट्स। F2 संतति में 9:7 का अनुपात दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एपिस्टासिस या प्रबलता। F2 पीढ़ी में 9:7 अनुपात आमतौर पर प्रबलता का प्रतिनिधित्व करता है। यह अनुपात बताता है कि दो अलग अलग जीन जोड़े परस्पर क्रिया कर रहे हैं और एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को छुपाता है या प्रभावित करता है, जिससे एक विशिष्ट फिनोटिपिक अनुपात बनता है। अधूरा प्रभुत्व और सहप्रभुत्व अलग अलग अनुपात उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न है, इफ द फादर इन अ फैमिली हैज़ अ डिजीज वाइल द मदर इज नॉर्मल, द डॉटर्स ओनली इनहेरिटेड दिस डिजीज एंड नॉट द सन्स, नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज। अगर किसी परिवार में पिता को कोई बीमारी है जबकि माँ सामान्य है, तो यह बीमारी सिर्फ बेटियों को विरासत में मिलती है, बेटों को नहीं। इस प्रकार के विरासत का नाम है
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स से जुड़ी प्रधानता। वर्णित वंशानुक्रम का प्रकार जहां बीमारी पिता से उनकी बेटियों में स्थानांतरित होती है लेकिन बेटों में नहीं, उसे सेक्स से जुड़ी प्रधानता या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट वंशानुक्रम के रूप में जाना जाता है। इस पैटर्न में बीमारी के लिए जिम्मेदार जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। चूंकि बेटों को एक्स गुणसूत्र अपनी मां से विरासत में मिलता है, इसीलिए यह बीमारी सिर्फ बेटियों को होती है। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज अफेक्टेड बाय एन एंजाइम नोन एज। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया एक एंजाइम से प्रभावित होती है जिसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीमरेज 1। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया पॉलीमरेज 1 नामक एंजाइम से प्रभावित होती है। यह एंजाइम प्रतिकृति के दौरान डीएनए रज्जु को संश्लेषित करने और प्रूफ रीडिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि लाइगेज डीएनए रज्जु को जोड़ने का कार्य करता है तथा राइबोन्यूक्लियेज आरएनए अणुओं के क्षरण को उत्प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है, अ क्रोमोसोम विथ अ सेंट्रोमेयर नियर द मिडल इज कॉल्ड। मध्य के पास एक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सब मेटासेंट्रिक। मध्य के पास एक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है और गुणसूत्र को दो असमान भुजाओं में विभाजित करता है। यह एक एल आकार का गुणसूत्र है। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर गुणसूत्र के अंत में मौजूद होता है जो जे आकार का दिखाई पड़ता है। मेटासेंट्रिक गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर केंद्र में स्थित होता है, ये वी आकार का होता है। टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर सिरे के ऊपर मौजूद होता है जो आई जैसा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, विच इज द बुक इन विच डार्विन पब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वह कौन सी पुस्तक है जिसमें डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रकाशित किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति। चार्ल्स डार्विन ने जिस पुस्तक में विकास का सिद्धांत प्रकाशित किया है वह प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति पर है। यह अभूतपूर्व कार्य, जिसे आमतौर पर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कहा जाता है, 1859 में प्रकाशित हुई थी और इस विकास के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में प्राकृतिक चयन की अवधारणा पर डार्विन के विचारों को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, पी प्लांट्स वर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज। मेंडल के परीक्षण में मटर के पौधे का उपयोग किया गया था क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दे हैड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। उनके विपरीत चरित्र थे। मेंडल के प्रयोगों में मटर के पौधे का उपयोग किया गया था क्योंकि उनमें ऐसे लक्षण थे जो स्पष्ट और विपरीत लक्षण प्रदर्शित करते हैं जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है और तुलना की जा सकती है, जैसे लंबा बनाम छोटा, हरा बनाम पीला मटर। इसके अतिरिक्त मटर के पौधे आसानी से उपलब्ध थे, उनका प्रजनन चक्र छोटा था और उनके साथ काम करना अपेक्षाकृत सस्ता था। इन कारकों ने उन्हें आनुवंशिकी में अग्रणी अध्ययन के लिए आदर्श बना दिया। अगला प्रश्न है, इन विच एस्पेक्ट्स डार्विन्स थ्योरी इज रॉन्ग। डार्विन का सिद्धांत किस पहलुओं में गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। डार्विन के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी प्रजातियां चयन के माध्यम से विकसित होती हैं। उनमें प्रजनन की उच्च क्षमता, प्रजातियों की उत्पत्ति और योग्यता की उत्तरजीविता के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, द एमिनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज। प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्टार्ट कोडोन द्वारा कोडित अमीनो एसिड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेथियोनाइन।
प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभ कोडान द्वारा कोडित अमीनो अम्ल मेथियोनिन है। प्रारंभ कोडान एयूजी अनुवाद की शुरुआत के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। यह अमीनो अम्ल अनुवाद के दौरान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को शुरू करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, In humans, the numbers of ovum and sperms that would be produced from 100 secondary oocytes and 100 secondary spermatocytes during गेमेटोजेनेसिस आर। मनुष्यों में गेमेटोजेनेसिस के दौरान अंडाणु और शुक्राणु की संख्या जो 100 द्वितीयक अंडाणु और 100 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 अंडाणु और 200 शुक्राणु, 100 ओवा एंड 200 स्पर्म्स। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकिटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की पैकिटिन अवस्था में समरूप गुणसूत्र के गैर बहन क्रोमेटिडों के बीच। प्रोफेज 1 के पैकिटिन चरण में समजात गुणसूत्रों के गैर बहन क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। इस प्रक्रिया में आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान शामिल है और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज 1 चरण में उपचरण लेक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, द बार्थोलिन ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लोकेटेड ऑन द। महिला प्रजनन तंत्र की बार्थोलिन ग्रंथियां स्थित होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईदर साइड ऑफ द वजाइना। योनि के दोनों तरफ महिला प्रजनन प्रणाली की बार्थोलिन ग्रंथियां योनि के दोनों ओर स्थित होती हैं। ये ग्रंथियां तरल पदार्थ का स्राव करती हैं जो योनि को चिकना बनाती है। ये ग्रंथियां पुरुषों की बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों के अनुरूप होती हैं। ये प्रजनन में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है, इफ बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप शो द सेम रेशियो ऑफ 1:2:1 इन द F2 जनरेशन इट शोज। F2 संतति में यदि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों 1:2:1 का समान अनुपात दिखाते हैं तो पता चलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अधूरा प्रभुत्व। अपूर्ण प्रभुत्व तब होता है जब विषम युग्मनजी जीनोटाइप का परिणाम एक मध्यवर्ती फिनोटाइप में होता है और एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी आमतौर पर फिनोटाइप का 1:2:1 अनुपात दिखाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी एलील दूसरे पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है, जिससे विषम युग्मनजी जीवों में लक्षणों का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए एक स्नैपड्रैगन फूल में लाल, सफ़ेद और गुलाबी फूल दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स सेपरेट्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रतिकृति के दौरान DNA के 2 स्ट्रैंडों को अलग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेलिकेज। हेलिकेज वह एंजाइम है जो प्रतिकृति के DNA के 2 रज्जुकों को अलग करने के लिए जिम्मेदार है। यह द्विकुंडलित संरचना को खोलकर DNA प्रतिकृति के लिए एकल रज्जुक क्षेत्रों का निर्माण करके कार्य करता है। DNA पॉलीमरेज नए DNA रज्जुक को संश्लेषित करने में शामिल है, जबकि गाइरेज DNA में सुपर कॉइलिंग तनाव को दूर करने में मदद करता है, लेकिन रज्जुक को अलग नहीं करता है। अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज।
साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृवंशानुक्रम भी कहा जाता है क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट इज प्रोवाइडेड बाय द ओवम। युग्मनस का अधिकांश कोशिका द्रव्य डिंब द्वारा प्रदान किया जाता है। साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृवंशानुक्रम भी कहा जाता है क्योंकि युग्मनस का अधिकांश साइटोप्लाज्म डिंब द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मतलब यह है कि साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए भी शामिल है जो मुख्य रूप से मां से विरासत में मिला है। इस प्रकार की वंशानुक्रम लैंगिक प्रजनन पर निर्भर नहीं है। अगला प्रश्न है, मेल XX एंड फीमेल XY आर समटाइम्स सीन एज अ रिजल्ट ऑफ। पुरुष XX और महिला XY को कभी कभी डैश के परिणाम स्वरूप देखा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेगमेंट ट्रांसफर इन द X एंड Y क्रोमोसोम्स। X और Y गुणसूत्रों में खंड स्थानांतरण। पुरुष XY और महिला XX कभी कभी X और Y गुणसूत्रों में खंडों के स्थानांतरण के कारण होते हैं। जब भी रक्त प्रवाह में हार्मोन्स की मात्रा कम या अधिक होती है तो हार्मोनल असंतुलन नामक स्थिति पैदा होती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्रेट्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल जीन। निम्नलिखित में से दो लक्षणों में से कौन सा एक जीन की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलर ऑफ द फ्लावर एंड सीड कोट। फूल का रंग और बीज का आवरण। फूल का रंग यानी कि वह बैंगनी होगा या सफ़ेद, और बीज के आवरण का रंग चाहे वह भूरा हो या सफ़ेद, एक ही जीन द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन लक्षणों को एक ही जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसमें अलग अलग एलील होते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज टू कट डीएनए मॉलिक्यूल्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए प्रौद्योगिकी में डीएनए अणुओं को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रतिबंधित एंजाइम। पुनः संयोजन डीएनए तकनीक में डीएनए अणुओं को काटने के लिए प्रतिबंधित एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। ये एंजाइम विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को पहचानते हैं और उन साइटों पर या उसके निकट डीएनए को विभाजित करते हैं। यह शुद्ध कटिंग उन टुकड़ों को बनाने के लिए आवश्यक है जिन्हें अन्य डीएनए अणुओं के साथ जोड़ा जा सकता है। लाइगेज का उपयोग डीएनए टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश in 1983 used recombinant DNA technology to produce insulin। किसने 1983 में इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एली लिली। एली लिली ने 1983 में इंसुलिन का उत्पादन करने के पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग किया था। इस सफलता ने आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का उपयोग करके इंसुलिन के बड़े पैमाने पर उत्पादन की सहायता प्रदान की, जिससे मधुमेह वाले लोगों के लिए हार्मोन अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया और इंसुलिन उपचार की गुणवत्ता बढ़ गई। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा पहला आनुवांशिक रूप से इंजीनियर हार्मोन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंसुलिन। पहला आनुवांशिक रूप से इंजीनियर किया गया हार्मोन इंसुलिन है। इसका निर्माण ई कोलाई की सहायता से किया गया था। इंसुलिन दो अलग अलग श्रृंखलाओं से बना है। एक श्रृंखला 20 अमीनो अम्ल से तथा दूसरी 30 अमीनो अम्ल से बनी है। 1983 में इली लिली कंपनी ने इंसुलिन का निर्माण सहसंयोजक डीएनए की सहायता से किया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मधुमक्खी कॉलोनी में अंडे देने और कॉलोनी का नेतृत्व करने के लिए आमतौर पर एक रानी मधुमक्खी होती है। ड्रोन बिना डंक वाली नर मधुमक्खियां हैं तथा रानी और श्रमिक निषेचित
अंडे से विकसित होते हैं, जबकि नर मधुमक्खी अनिषेचित अंडे से विकसित होती है। बी और सी दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न ऑफ अ चाइल्ड इज। एक बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50% बैंड सिमिलर टू फादर एंड द रेस्ट सिमिलर टू मदर। 50% बैंड पिता के समान और शेष माता के समान। एक बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न 50% बैंड पिता के समान होता है और बाकी माँ के समान होता है, जो कि आनुवंशिकी जानकारी के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस। सभी इम्यूनोजेन एंटीजन होते हैं, लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजेन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, इफ मोर देन सिंगल स्पीसीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड एट अ टाइम देन इट इज कॉल्ड। यदि एक समय में मछली की एक से अधिक प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है तो उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर से तात्पर्य एक ही जलीय वातावरण में मछली की एक से अधिक प्रजातियों को पालने की प्रथा से है। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को बढ़ाने से और बीमारी के फैलने के जोखिम को कम करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। मोनोकल्चर में एक ही प्रजाति की खेती शामिल है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेरियस प्रोजेक्ट्स टू प्रोटेक्ट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। जंगल में जानवरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाएं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम जंगल में जानवरों की रक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाएं हैं। भारत सरकार ने कई परियोजनाएं चलाई हैं, जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुई और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुई। प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आदि भी है। अगला प्रश्न है, ऑन वॉट डज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन डिपेंड। प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव किस पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स एंड द ऑर्गेनिजम्स। प्रदूषकों की सांद्रता, प्रदूषकों और जीवों की संपर्क अवधि। अगला प्रश्न है, अब्सेंस ऑफ एक्रोसोम विल अफेक्ट विच एक्टिविटी इन अ नॉर्मल स्पर्म। एक्रोसोम की अनुपस्थिति सामान्य शुक्राणु में किस गतिविधि को प्रभावित करेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेनेट्रेशन इनटू द ओवम, डिंब में प्रवेश। सामान्य शुक्राणु में एक्रोसोम की अनुपस्थिति मुख्य रूप से अंडाणु में प्रवेश को प्रभावित करेगी। एक्रोसोम शुक्राणु के सिर पर एक संरचना है जिसमें निषेचन के दौरान अंडे के बाहरी परत को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ कैन विएबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज बी प्रिजर्व्ड। लुप्तप्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाय जीन बैंक। जीन बैंक के द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को जीन बैंक द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। जीन बैंक एक ऐसी संस्था है जो सभी रूपों में आनुवंशिक परिवर्तनशीलता के साथ बीजों को जीवित उगने वाले पौधों और जर्म प्लाज्म के स्टॉक का रख रखाव करती है। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनमें से किसे जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलस लिनियस।
कैरोलस लिनियस को जैविक वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने द्विपद नामकरण प्रणाली विकसित की, जिसका उपयोग आज भी प्रजातियों के नामकरण और वर्गीकरण के लिए किया जाता है, जबकि अरस्तु और जॉन रे ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जॉन रे ने शब्द जाति को दिया और अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, द एनिमल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर एक्सक्लूसिवली मरीन। निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इकाइनोडर्मेटा। विशेष रूप से समुद्री मूल के जानवर संघ इकोनोडर्मेटा से संबंधित है। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री अर्चिन आदि प्रजातियां समुद्र में पाई जाती हैं। पोरीफेरा में कुछ प्रजातियां समुद्री और कुछ मीठे जल में पाई जाती हैं तथा मोलस्का संघ में समुद्री और स्थलीय दोनों प्रजातियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए घोंघा, ऑक्टोपस, लोलिगो आदि। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरएनए वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई भी आरएनए वायरस नहीं है। आर्स्टिन बार वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सभी डीएनए वायरस हैं। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है। गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है। यह अभ्यारण्य भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलाव तक गंगा नदी के 60 किलोमीटर पर है। 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। गंगा डॉल्फिन को भारत में 7 राज्यों असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में वितरित किया गया है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस इरेगुलरली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डर्मिस। डर्मिस सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। सघन अनियमित संयोजी ऊतक में कोलेजन फाइबर होते हैं जो एक यादृच्छिक और अनियमित पैटर्न में व्यवस्थित होता है, जो शरीर के विभिन्न संरचनाओं को शक्ति प्रदान करते हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं और फाइब्रोब्लास्ट संयोजी ऊतक के उदाहरण नहीं है। ये संयोजी ऊतक के भीतर पाए जाने वाले कोशिका के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रेबिट ब्रेन। कौन सा धमनी खरगोश के मस्तिष्क को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनल कैरोटिड। यह आंतरिक कैरोटिड खरगोश के मस्तिष्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी आंतरिक कैरोटिड धमनी है। यह धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से मस्तिष्क तक ले जाती है और इसे उचित कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करती है। पल्मोनरी धमनी हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाती है, जबकि बाहरी कैरोटिड धमनी सिर और चेहरे के बाहरी हिस्सों में रक्त की आपूर्ति करती है। अगला प्रश्न है, इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अल्ट्रा थिन सेक्शंस आर स्टेन्ड बाई। संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्रा थिन खंडों को किसके द्वारा रंगा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनिल एसीटेट और लेड साइट्रेट। संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्रा थिन खंड आमतौर पर यूरेनिल एसीटेट और लेड साइट्रेट से रंगे होते हैं। ये भारी धातु के दाग इलेक्ट्रॉनों को बिखेर कर कंट्रास्ट को बढ़ाते हैं, जिससे कोशिकीय संरचनाओं के बेहतर दृश्य प्राप्त हो सकें। जैविक और भौतिक नमूनों में बारीक विवरण देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इस विधि का व्यापक प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिकनेस ऑफ ईच डेंस बैंड। इकाई झिल्ली मॉडल में प्रत्येक घने बैंड की मोटाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20A। अगला प्रश्न है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन बाय। सुसाध्य विसरण साधारण विसरण से किसके कारण भिन्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सुसाध्य विसरण साधारण विसरण से भिन्न होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली के विशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए एक वाहक अणु की आवश्यकता होती है। साधारण विसरण में अणु एक सांद्रता प्रवणता द्वारा संचालित लिपिड बाइलेयर के माध्यम से सीधे चलते हैं, जबकि सुसाध्य विसरण में वाहक प्रोटीन की सहायता शामिल होती है, जो अक्सर स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कुछ अणुओं के परिवहन में चयनात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, द नंबर्स ऑफ सिस्टर्नी इन ए स्टेक ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन द मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर। अधिकांश जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ढेर से सिस्टर्नी की संख्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 से 8। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ढेर से सिस्टर्नी की संख्या विभिन्न जीवों और कोशिका प्रकारों में भिन्न हो सकती है। अधिकांश जानवरों और पौधों में गोल्जी स्टेक में सिस्टर्नी की विशिष्ट सीमा 3 से 8 है। हालांकि यह संख्या कोशिका के विशिष्ट कार्यों और आवश्यकताओं के आधार पर बदल सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।